अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, ये हमारा लेक्चर नंबर 2 है यूएसए हिस्ट्री का। फर्स्ट लेक्चर में हमने पढ़ लिया था कि वॉर जो है वो जीता कौन। जी ब्रिटेन जीता था। और क्यों जीता, क्या जीता, कैसे जीता, और आज पूरा रेवोल्यूशन हम कंप्लीट करेंगे। आज अमेरिका को आज़ादी हमने दिलानी है विद पास्ट पेपर्स, ठीक है। 1763 ट्रीटी ऑफ पेरिस, ये कब हुई थी? जब 7 ईयर्स वॉर एंड हुई थी। याद रखना इस चीज को, बहुत इंपॉर्टेंट है ये, ठीक है। 7 ईयर वॉर खत्म हुई। हर वॉर के बाद ना एक ट्रीटी साइन होती है। ट्रीटी यानी कि एक मुआहदा होता है, और वो मुआहदा ये था कि फ्रेंच अब वापस चले जाएंगे, ब्रिटेन ने एरिया कंट्रोल करना है, और इसी तरीके से इसके अंदर और भी शराइत मौजूद थी जो आपको नोट्स में मैं दूंगा, तो आप पढ़ लीजिएगा उसमें, ठीक है। सही है। मेजर मेजर बात तो इसकी यही है कि ये चले जाएंगे, और सारा जो मामला है वो अब ब्रिटेन के कंट्रोल में आ गया। अब आपको ये पता होना चाहिए कि यूएसए का जो एरिया है, अगर मैं आपसे बात करूं तो मैंने आपको बताया था कि इस पट्टी के अंदर आपके यूएसए में ये वाले तो 13 कॉलोनीज थे। ये वाला एरिया पूरा, ठीक है, 13 कॉलोनीज ऑलरेडी ये किसके पास था? ब्रिटेन के पास। उसके बाद जो ये वाला एरिया था ना, ये फ्रांस के पास था, ग्रेट लेक्स वाला पूरा और रिवर्स वाला। इस पे भी अब कौन आ गया? आफ्टर ट्रीटी ऑफ पेरिस ब्रिटेन आ गया, ठीक है। ये बात आपको यहां तक क्लियर हो गई। अब हुआ क्या? अमेरिकन कॉलोनीज ने ब्रिटिशर्स को सपोर्ट क्यों किया? नंबर वन, जो इनकी कॉलोनीज थी ना, यहाँ पे सब रहते थे 13 कॉलोनीज, यहाँ फ्रेंच थे, तो फ्रेंच ना इस जगह के ऊपर, ये वाली जो बिल्कुल बॉर्डर के ऊपर, अपने ट्रूप्स लगाना शुरू हो गया था। और इन कॉलोनीज को बेटा ये डर बैठ गया कि फ्रेंच अब आएगा, हम पे अटैक करेगा, हमें डिस्प्लेस करेगा, और ये सब कुछ फ्रेंच के अंडर में चला जाएगा, ठीक है। यानी एक थ्रेट था। सही। दूसरा इनको ये था कि अगर हम ब्रिटिश का साथ देते हैं तो इससे होगा ये कि अगर फ्रांस हार जाएगा तो ये वाला एरिया भी हमारा हो जाएगा, और हम माइग्रेट करके यहाँ पे चले जाएंगे। यानी टेरिटरी की बात हो रही थी, अपॉर्चुनिटी ऑफ एक्सपेंशन आ गया इनके पास। उसके बाद ये था कि अब देखो दो लोग लड़ रहे हैं, तो उन्होंने बोला हम सपोर्ट करेंगे अपनी मदर नेशन को, और मदर नेशन इनका कौन था? ब्रिटेन, ठीक है। ये भी इनका एक मसला था कि जी हमने अपनी मदर नेशन को हम बचाएंगे। थर्ड, इन्होंने ब्रिटिश से डिमांड शुरू की। डिमांड ये थी कि आपने हमारे ऊपर जो पाबंदियां लगाई है ना, वो आप हटा देंगे। तो ब्रिटेन ने बोला हाँ हाँ हटा देंगे। जो टैक्सेस आपने लगाए हैं वो हटा दें, हमें असेंबली के अंदर रिप्रेजेंटेशन चाहिए, और भी इन्होंने बहुत सारी डिमांड्स की उनसे कि अगर हम फ्रांस के अगेंस्ट आपके साथ लड़ेंगे तो हमें ये चीजें चाहिए। और उस टाइम पे जो वहां के किंग्स थे उन्होंने इस बात को इंडोर्स किया, और उन्होंने कहा जी जैसा आप बोलेंगे वैसा होगा, अभी आप हमें जंग में हम आपका साथ चाहिए। अमेरिकन जो है अब तो वो यहाँ रह रहे थे, तो उन्हें जगह का पता चल गया, ठीक है, किधर कैसे हमने लड़ना है, क्या करना है। और यहाँ पे पानी था, यहाँ यूके, सही है। तो यूके अपने घर से दूर आ रहा था लड़ने के लिए, और उसे फिर अमेरिकन की जरूरत पड़ी, और अमेरिकन ने फिर इनका साथ दिया और अल्टीमेटली जीत गए। यहां से इन 13 कॉलोनीज को सेंस ऑफ यूनिटी मिलता है कि यार बड़ा जबरदस्त, हमने तो फ्रांस को हरा दिया अपनी सरजमीन पे। ये पॉइंट्स क्लियर हो गए आपको? आपका सवाल क्लियर हो गया कि भाई अमेरिकन ने क्यों साथ दिया ब्रिटेन का, नॉट फ्रांस। अभी कोई एम्बिग्विटी है दिमाग में तो बता दो, वरना फिर आगे चलते हैं। क्लियर है तो मुझे बता दें ताकि फिर मैं आगे पढ़ाऊं। हो गया क्लियर? अच्छा, अब थोड़ा सा पीछे चलते हैं। जाहिर है देखो कॉलोनी में मर्केंटलिज्म था। मर्केंटलिज्म क्या है कि मदर नेशन ग्रो करेगी, कॉलोनीज को स्लेव बनाया जाएगा, और अब मामला ये किया जाएगा कि कॉलोनीज जो हैं वो हमें कमा के देंगी। ये एटीट्यूड था इनका शुरू से।
सही है। 1651 में ये अमेरिकन, अच्छा 1651 कौन सा एरा है? अभी जंग शुरू नहीं हुई है, अभी ये कॉलोनीज है सिर्फ। जंग जाके किधर शुरू होती है मैंने आपको बताया था, यहाँ देखें, आपको डेट्स याद रखनी है ताकि आपको पता चले। 1756 में लड़ाई शुरू होती है, 1763 में खत्म होती है। 1756, मैं आपसे बात कर रहा हूँ 1651, यानी ऑलमोस्ट ऑलमोस्ट 100 साल पहले, एक सेंचुरी। एक नेविगेशन एक्ट लगता है। नेविगेशन एक्ट ये होता है कि ब्रिटेन ने कहा कि आप जो है, जो भी ट्रेड करेंगे, जो भी शिप होगी, उसके अंदर जो सिलसिला होगा वो सिर्फ ये होगा कि आप ब्रिटेन मेड शिप इस्तेमाल करेंगे, यानी मतलब जो ब्रिटिशर हैं बस हमारा ही बनाया हुआ सामान इस्तेमाल करेंगे। और क्रू जो होगा वो 1/4 अमेरिकन होगा उसके अंदर, और 3/4 यानी जो 3 गुना जो लोग होंगे वो ब्रिटिश के होंगे। अब बेटा इस एक्ट को लगाने का फायदा क्या था? इस एक्ट को लगाने का फायदा ये था कि डच से, फ्रांस से आने वाली स्मगलिंग, स्पेन से स्मगलिंग, या यूरोप से कोई और सामान अपनी कॉलोनीज को हेल्प ना कर पाए। ठीक है, तो इससे होगा यूं कि कॉलोनी सिर्फ ब्रिटिश को ही बेचेंगी, ब्रिटिश से ही खरीदेंगी। एक तो एक्ट ये लगा दिया, चलो लगा दो, मसला नहीं, जाहिर है तुम मदर नेशन हो। 1660 में एन्यूमरेटेड एक्ट लगता है, और ये एक्ट क्या होता है कि आप शुगर, टोबैको और जो भी डाइस वगैरह जो भी बना रहे हैं वो आप एक्सपोर्ट करेंगे, सही, आप बेचेंगे, लेकिन किसको? इंग्लैंड को। आप किसी और को नहीं बेचेंगे। तो यार इससे इंग्लैंड का क्या फायदा है? सस्ते में इनसे लेंगे, महंगा करके ये यूरोप में आगे बेचेगा, और यही कर करके ब्रिटिश जो है स्ट्रांग हो गया। सही है ना? आपको समझ में आ रहा है कि ब्रिटेन क्या यहाँ पे जाल बिछा रहा है? एक 3 साल बाद एक लगता है स्टेपल एक्ट। अब स्टेपल एक्ट क्या है? स्टेपल एक्ट ये है कि जो भी सामान अमेरिकन शिप्स के अंदर होगा वो ब्रिटेन के पोर्ट पर आएगा। ठीक है, ब्रिटेन के पोर्ट पे आके वो शिप खाली होगा, खाली होगा, ये चेक करेंगे, और फिर अमेरिकन इनको पे करेंगे ड्यूटी, इसे क्या कहते हो आप? कस्टम कलेक्शन टैक्स। और फिर रीशिप होगा और फिर आगे जाएगा जहां ट्रेड करनी है आपने। इसी तरह ड्यूटी एक्ट है 1673 का, ये भी कस्टम इन्होंने लगा दिया। और इसके बाद है इन्फोर्समेंट एक्ट। ये एक्ट क्या कहता है कि फ्रांस से आप कुछ भी नहीं लोगे। और फिर आखिरी में था वूल एक्ट 1699 का, कि आप वूल, हैट और बाकी इस तरह की जो चीजें हैं ना, वो आप प्रोड्यूस नहीं करोगे। सही है? ये समझ में आया कि इन्होंने क्या क्या पाबंदियां लगाई हुई थी अपनी कॉलोनीज के ऊपर, कितना जुल्म कर रहा था ब्रिटिश। कोई सवाल यहाँ तक? ओके, एक एक्ट और लगा था, उसको कहते हैं मोलेसेस एक्ट। मोलेसेस और शुगर एक्ट भी इसको कहा जाता है, शुगर एक्ट दूसरा है, इसको मोलेसेस एक्ट समझ। मोलेसेस एक्ट आपके पास लगता है 1733 में, और इसके अंदर बोला यह जाता है कि बैन कर दिया था मोलेसेस यानी शुगर को इनटू इंग्लिश कॉलोनीज। सही है? अब शुगर भी इनका एक मेन एक्सपोर्ट का आइटम था, उसको भी बंद कर दिया। जुल्म सितम की दास्तानें इन पे चल रही हैं, और अभी तक कॉलोनीज जो हैं वो सह रही हैं। वो कहती है पाबंदी लगाओ, हमें क्या, ये इनलाइटन ही नहीं है अभी, इन्हें पता ही नहीं इनके साथ हो क्या रहा है, ये अभी खामोशी से सुन रहे हैं सिर्फ। अब वापसी आते हैं, 7 साल जंग खत्म होती है। 7 साल जंग यानी कि जैसे हम क्या कहते हैं, फ्रेंच इंडियन वॉर, 7 इयर्स वॉर, ब्रिटिश वर्सेस फ्रांस, एंग्लो फ्रेंच वॉर। बेटा ये पेपर में किसी भी तरीके से आ सकता है, इसीलिए मैं आपको इतने डिटेल में पढ़ा रहा हूँ ये चीज, कि अगर वो कहता है एंग्लो फ्रेंच वॉर के आफ्टर मैथ्स क्या आते हैं, तो देखो, ब्रिटेन अपने घर से दूर लड़ रहा है, तो उसको बहुत एक्सपेंसिव पड़ी ये जंग। पहली चीज, डेट, कर्जदार हो गया ये। अब जाहिर है जब जंग लड़ी तो फ्रांस वाला एरिया कब्जे में आ गया। अब फ्रांस वाला एरिया जो है वो एपेलेचन माउंटेन के बाद शुरू हो रहा है, ये वाला एरिया जो है। ठीक है,
और इसके लिए अब क्या करना पड़ेगा कि भाई तुम्हें नए लोग असाइन करने पड़ेंगे, इस एरिया के गवर्नेंस टास्क के लिए मजीद पैसे लगेंगे। तो तुम जंग तो जीत गए हो, लेकिन अभी तुम्हें प्रॉब्लम्स आना शुरू हो गई। अच्छा, ये 7 इयर्स वॉर जो है ना, ये खत्म हुई तो अमेरिकन के लिए एक बहुत खुशी थी इसके अंदर कि जी हमने हराया एक लोगों को, हमारे अंदर सेंस ऑफ यूनिटी आया, हमारे अंदर नेशनलिज्म आया। तो ये 7 साल की जंग जो चली, उसमें अमेरिकन जो है वो एक एज अ नेशन की तरह अब उभरना शुरू हुए, इनके अंदर जज्बात आए कि जी अब हम एक नेशन बन रहे हैं, यूनिटी आई 13 कॉलोनीज में। ठीक है, ये तो सिलसिला हुआ आपका आफ्टर मैथ्स। लेकिन मैंने आपको बताया कि इंग्लैंड से कुछ डिमांड्स रखी थी अमेरिकन ने। याद कीजिए, कॉलोनीज ने कहा था कि हम साथ तो देंगे आपका, लेकिन कुछ शराइत हैं हमारी। उन शराइत में था कि टैक्स आप हटा देंगे, हमारी असेंबली में रिप्रेजेंटेशन होगी। लेकिन अब क्या होता है, इंग्लैंड जो है वो अपनी बातों से मुकर जाता है। ये है क्लाइमेक्स ऑफ द स्टोरी। इंग्लैंड पता है क्या कहता है कि मेरे ऊपर इतना डेट आ गया है, मुझे इतने मसाइल हो रहे हैं, और वो ये कहता है कि कॉलोनीज ने जितना साथ देना चाहिए था उतना साथ हमारा दिया नहीं। ऐसा वो इसलिए कहता है कि यहाँ पे जो हुकूमत है वो किंग्स की है, एंड किंग्स प्रॉफिट मेकिंग की तरफ जाते हैं, मुनार्की डेमोक्रेसी नहीं है अभी। तो अभी अपने फायदे के लिए क्या कहता है कि देखो, जंग हुई, हम इकोनॉमिकली ड्रेन हो गए, अब पैसा पूरा तो करना है कहीं से। तो उसने कहा हम एक काम करते हैं, अब हम इस कॉलोनीज की बात हम नहीं मानते, हम उल्टा इनके ऊपर और सैंक्शंस लगाते हैं और टाइटन करते हैं अपना कंट्रोल। यहां तक बात समझ में आई कि अब यहां से इंग्लैंड क्या हो रहा है, अपनी बातों से मुकर रहा है। आप लोग जो ऐड हो मुझे यस बता दो कि यहां तक स्टोरी सही चल रही है अभी तक, एक एक पॉइंट क्लियर हो रहा है आपको, एक कहानी चल रही है पूरी। ठीक है। अब हुआ यूं कि अब अमेरिकन, जाहिर है नेशनलिज्म आ गया उनके अंदर। तो वो ये कहते हैं कि यार, ब्रिटिश कह रहे हैं हमने कुछ नहीं किया, यहाँ हमने अपने बच्चों की जानें दी, लोग मरे भाई जंग में, अमेरिकन भी मरे, फ्रेंच भी मरे, ब्रिटेन के सोल्जर भी मरे, और वो वहां कहते हैं कि जी हमने कुछ भी नहीं किया। बहरहाल, अब यहां से शुरू हो रहा है एक ऐसा एरा जिसके अंदर इनमें इख्तिलाफात अब बढ़ रहे हैं। सबसे पहले लगता है 1763 में ट्रीटी ऑफ पेरिस के बाद प्रोक्लेमेशन एक्ट। प्रोक्लेमेशन एक्ट ये होता है कि कॉलोनीज को रिस्ट्रिक्ट किया जाता है कि तुम जो है एपेलेचियन माउंटेन्स के इस तरफ नहीं जा सकते, और ना ऊपर कनाडा वाली पट्टी में जाओगे तुम। पता है क्यों? इस वजह से कि हम इन्हें गवर्न करना आसान हो जाएगा। यहाँ पे होंगे ना सारे के सारे 13 कॉलोनीज, हम इसको गवर्न करेंगे सही से, ये इधर उधर जाएंगे तो हमारे लिए मुश्किल पैदा करेंगे। ये टाइटन कर रहे हैं कंट्रोल, इनको कह रहे हैं कि भाई जो जो तुमने सोचा था ना अब वैसा नहीं है, अब देखो हम क्या करते हैं तुम्हारे साथ। सही है। 1763 का ये सिलसिला आपके पास। अब आगे चलें जरा, हुआ क्या। अब इन पे लगा एक शुगर एक्ट। नाउ शुगर एक्ट क्या था कि शुगर के ऊपर ड्यूटीज इंक्रीज कर दी, कि तुमने जो है वो ज्यादा टैक्स देना होगा शुगर पे। अच्छा भाई, उसके बाद लगा इनके ऊपर स्टैम्प एक्ट। एंड स्टैम्प एक्ट के बारे में ये मशहूर है कि ये ब्रिटेन के रेवेन्यू को कम से कम 1 लाख पाउंड तक बढ़ाता। स्टैम्प एक्ट क्या था कि हर चीज, अखबार, न्यूज़पेपर, मैगजीन, कोई भी चीज प्रिंटेड होगी, एफिडेविट होगा, उस पे पहले ब्रिटेन की स्टैंप लगेगी और उस पे आप ड्यूटी पे करोगे। यार ये हर चीज, ये क्या कर रहे थे कि हर चीज अपने अंडर में कर ली इन्होंने। मतलब अमेरिकन कॉलोनी सिर्फ पपेट है अब उनके लिए। 1765 में लगा, फिर 1767 के अंदर लगता है टाउनशेंड एक्ट। ठीक है, ये सारे एक्ट्स हैं, और ये सारे जो एक्ट्स हैं ना, ये इनके किंग्स के नामों के ऊपर इन्होंने रखे हुए हैं। ठीक है। अब टाउनशेंड एक्ट के अंदर क्या होता है, ये भी इसी तरीके का एक एक्ट है जिसके अंदर इनके ऊपर मजीद प्रॉब्लम इन्होंने क्रिएट की है।
ठीक है, ये मेरे पास एक जगह लिखा हुआ है, जरा डिटेल में वहां से देख लूं कि टाउनशेंड एक्ट आपके पास आया है 1767 के अंदर। और टाउनशेंड कौन था? टाउनशेंड बेसिकली एक किंग थे, उनका वो कोई सेक्रेटरी था उस टाइम का, तो उन्होंने यहाँ पे ये एक्ट लगाया इनके ऊपर। ठीक है, हाँ, टाउनशेंड के अंदर दो तीन बातें की गई। नंबर वन, कि लीगल काम हुआ इस एक्ट के अंदर, इसके अंदर सारी लीगैलिटी के ऊपर काम हुआ, और ये कहा गया कि जो भी हमारे अगेंस्ट जाएगा हम उसके ऊपर और अपना कंट्रोल टाइट करेंगे। ये लेजिस्लेशन के ऊपर बात करता था टाउनशेंड। 1773 का आया टी एक्ट। अब ये टी एक्ट क्या है? अब जो मैसिव सरप्लस है हमारे पास, भाई कॉलोनीज अपनी टी भी उगा रही थी उस टाइम पे, फ्रांस से भी टी आ रही थी, चाय इनके पास बहुत थी और ये ट्रेड कर रहे थे, पैसा कमा रहे थे। अब इनके ऊपर लगा दी गई पाबंदी कि अब तुम टी एक्ट भी यूज नहीं करोगे। अब जरा आपकी नॉलेज का है कि ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी का आपने नाम सुना होगा, ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी। ये बनती है 1600 में, और किधर बनती है ये? सब कॉन्टिनेंट में। ये जो ईस्ट इंडिया कंपनी है ना, ये ट्रेड करती थी, जाहिर बिजनेस थे, तो ये हो गई बैंकरप्ट। बैंकरप्ट, इनके असासे बिक रहे हैं, सब कुछ। तो इंग्लैंड ने क्या किया कि इनको बोला, तुम कॉलोनीज को बोला तुम अपनी चाय रोको, और ईस्ट इंडिया कंपनी को इन्होंने कहा कि आप सस्ते दामों इधर आ जाएं और इधर आप ट्रेड शुरू कर दें। यार एक मुल्क है जो कि खुद चाय बना रहा है, बेच रहा है, इंपोर्ट भी कर रहा है, अब तुम कोई और कंट्री ले आओ ताकि उसकी सेल्स हो जाए डाउन। ये जुल्म और ज्यादती के पहाड़ वो तोड़ना शुरू हो गए थे। अब जब टी एक्ट लगा, यहां से इनके अंदर एक सेंस आया कि भाई साहब ये हुआ क्या है हमारे साथ। ठीक है, यहाँ पे सिलसिला ये बनता है कि कुछ रेवोल्यूशनरीज लीडर उस टाइम तक उभर चुके थे, तो उन्होंने कहा कि ठीक है, अब हम नहीं मानेंगे इनकी बात। अब हम क्या करेंगे? एक, ओके, उन्होंने कहा कि जी अब हम इनकी बात नहीं मानेंगे, अब हम कुछ रिवोल्ट की तरफ जाते हैं। अब मैं आपको बताऊंगा आगे डिटेल में कि कौन कौन से ऐसे हैं रिवोल्ट वाले नाम, ताकि आपको याद रहे सारी चीजें। एक इंसिडेंट है, इसे कहते हैं बॉस्टन टी पार्टी। बॉस्टन टी पार्टी क्या है? बॉस्टन टी पार्टी एक इवेंट है। इसमें होता यह है कि जब ईस्ट इंडिया कंपनी से जहाज आता है ना चाय का, कि भाई अब हम टी करेंगे यहाँ पे बेचेंगे, तो बॉस्टन पे एक पोर्ट है, वहां पे जितनी चाय होती है ना, यहाँ से अमेरिकन कॉलोनीज उसको ड्रेन कर देती हैं, समुंदर के अंदर फेंक देती हैं। अब बड़ा मसला हो गया कि भाई अमेरिकन रेवोल्यूशन जो है यहाँ से स्टार्ट होना शुरू हो जाती है, कि इनके अंदर ऐसा सेंस भी है कि अपनी मदर नेशन के खिलाफ ही ऐसा कर रहे हैं। बड़े हंगामे हुए इसके ऊपर। ठीक है, अब इतनी टी इन्होंने फेंक दी, तो अब ब्रिटेन को और गुस्सा आया। उन्होंने कहा कि अच्छा, इन्होंने ये कि अब हम इन पे एक और एक्ट लगाते हैं, और उस एक्ट का नाम रखा गया इनटॉलरेबल एक्ट। नाउ व्हाट वाज इनटॉलरेबल एक्ट? इनटॉलरेबल एक्ट ये था कि जो आपने हमारा नुकसान किया ना चाय फेंक के, वो अब आप पूरा करेंगे। जो जो कॉलोनीज इसमें इन्वॉल्व थी उनको सजा दी जाएगी, और इनके अंदर जो जो लीडर्स थे उनके खिलाफ भी हम कार्रवाई करेंगे। और पोर्ट ही बंद कर दिया उन्होंने, बॉस्टन का पोर्ट क्लोज कर दिया कि लो तुम्हारे पास सामान भी नहीं आएगा। उसके बाद इन्होंने क्या कहा कि ऐसा रूल निकाला कि आपकी सेल्फ गवर्नेंस नहीं होगी, अब इंग्लैंड जो फैसला करेगा वही फैसला होगा। फिर कहा कि जो जस्टिस है, वो मिसाल के तौर पे अगर एक ब्रिटेन का फौजी अमेरिका आगे कोई क्राइम कमिट करता है, या कोई भी बंदा आके यहाँ पे क्राइम कमिट करता है कॉलोनी में, ठीक हो गया, तो उसका जस्टिस जो है ना वो हमारी अदालत करेगी, ब्रिटेन। बात समझ रहे हो कि हमारा ही बंदा है और हम ही उसको देखेंगे।
थोड़ा क्लियर हो रहा है आपको कि कौन कौन से एक्ट्स लगे, क्या उसके अंदर पैरामीटर्स बने? यहां तक क्लियर हुई कहानी? मैं आपको भी वो नोट्स प्रोवाइड कर दूंगा, परेशानी की बात नहीं है। अभी मैं आपको लेआउट समझा रहा हूँ सिर्फ, ठीक है? क्या हो रहा है, कैसे हो रहा है, यहां तक है तो मुझे ओके कह दो ताकि मैं आगे चलाऊं फिर कहानी। अच्छा जी, ये तो सिलसिला आपका चला। अगेन अब बैक एंड पे क्या हो रहा था, अमेरिकन जो 1600 से लेकर 1730, 35, 50 तक प्यार मोहब्बत से ब्रिटेन की बातें सुन रहे थे, अब ऐसा क्या हुआ कि वो रिवोल्ट पे उतर आए? ठीक है, हुआ ये कि यूरोप में आ गई थी इनलाइटमेंट बाय 16 एंड 17 सेंचुरी। इनलाइटमेंट क्या होती है? व्हेन यू क्वेश्चंस डिफरेंट थिंग। जैसे आपने रिलीजन पे सवाल उठाया, आपने सवाल उठाया अपने पॉलिटिक्स वालों पे, सवाल करना इनलाइटमेंट कहते हैं कि लोग अवेयर हो गए। कहाँ? यूरोप में, नॉट इन अमेरिका। 16 और 17 सेंचुरी का मतलब समझ रहे हो क्या हुआ? 1600 आपके पास से लेकर 1800 सदी में ये वाला सिलसिला चल रहा है आपके पास। तीन मेन बंदे जिनके पास पॉलिटिकल साइंस है वो समझते हैं इसको, जॉन लॉक, मॉन्टेस्क्यू और रोसो। इन तीनों ने एक पॉलिसी दी। वो पॉलिसी क्या थी? जॉन लॉक कहता था, इसके दो थीसिस थे। जॉन लॉक का पहला थीसिस ये था कि मुल्क में डेमोक्रेसी होनी चाहिए। दूसरा इसका था गवर्नमेंट जो है वो लोगों से बननी चाहिए, और किंग को ये इख्तियार होना ही नहीं चाहिए कि बाय बर्थ उसके पास पावर है। जो ये मलके बरतानिया हैं जिनका इंतकाल हुआ था, पावर किसके पास गई? या शौहर के पास जा रही है या बच्चों के पास आ रही है। तो इनको तो बाय बर्थ ये इख्तियार हासिल है। सही है? इसी तरह मॉन्टेस्क्यू की बात थी। अब मॉन्टेस्क्यू जो है वो भी इसी तरह से डेमोक्रेसी को फेवर करता है। और मॉन्टेस्क्यू क्या कहता है? मॉन्टेस्क्यू की अपनी थ्योरी है। अच्छा, मॉन्टेस्क्यू की जो थ्योरी है हमारे पास वो ये बात करती है कि मॉन्टेस्क्यू वाली थ्योरी, सेकंड, क्योंकि ये पूरी पूरी थ्योरीज हमारे पास लिखी हुई हैं, तो बेहतर है कि मैं आपको उसके एग्जैक्ट वर्ड बताऊं ताकि आपको उससे बेनिफिट हो। इसकी थ्योरी को थ्योरी ऑफ नेचुरल राइट्स भी कहा जाता है। ठीक है, थ्योरी ऑफ नेचुरल राइट्स भी कहते हैं मॉन्टेस्क्यू को। और ये कहते हैं सेपरेशन ऑफ पावर की थ्योरी है मॉन्टेस्क्यू की। सही है, सेपरेशन ऑफ पावर्स। और रोसो क्या कहता है? रोसो यहाँ पे इस बात को कहता है कि जनरल विल से गवर्नमेंट बननी चाहिए। तो इन शॉर्ट जॉन लॉक, मॉन्टेस्क्यू और रोसो तीनों क्या बात कर रहे हैं? अबाउट डेमोक्रेसी। लेकिन ये बातें तो यूरोप में हो रही हैं। यूरोप से जो बात हो रही है वो पहुंचती है अमेरिकन तक। कैसे? ड्यू टू मैगजीन्स, न्यूज़पेपर एंड आर्टिकल। बेंजामिन फ्रैंकलिन, थॉमस जेफरसन ये काम कर रहे हैं ऑन लिटरेचर। बेंजामिन फ्रैंकलिन साहब एक मैगजीन लिखते हैं। मैगजीन का नाम होता है पुअर रिचर्ड्स एलमेनाक। ये मेरे नोट्स में लिखा हुआ होगा, आप देख लीजिएगा। उस मैगजीन में ये बताते हैं जी, लिबर्टी, इंडिपेंडेंस, फ्रीडम की बात होती है, डेमोक्रेसी की बात होती है। फिर सैम्यूल एडम्स एक करेक्टर हैं, वो लेटर्स लिखते हैं, और उसका जो बेसिक होता है वो हमारे राइट्स के ऊपर, ह्यूमन राइट्स की बात करते हैं। और इसी तरह थॉमस पेन एक आर्टिकल लिखते हैं कॉमन सेंस के नाम से, और 1 लाख कॉपीज चलती हैं। तो हो क्या रहा है? इन शॉर्ट, अमेरिकन जो हैं वो अब इनलाइटन हो रहे हैं। अब इन्हें समझ आ रही है कि ब्रिटिश गलत कर रहा है, मोनार्की नहीं होनी चाहिए, और मुल्क में क्या होनी चाहिए? डेमोक्रेसी होनी चाहिए। ठीक हो गया? ये सारी मेन बातें मैंने आपको बताई। अब इनमें डेप्थ है, वो डेप्थ आप कहीं ना कहीं किसी रिसोर्स से पूरा कर लो। होता क्या है? अब इंटॉलरेबल एक्ट लगा। होती है जी फर्स्ट कॉन्टिनेंटल कांग्रेस होती है इनकी, जिसमें 12 कॉलोनीज आती हैं, सिर्फ जॉर्जिया इसमें नहीं शामिल होता। ये बैठ के डिस्कशन करते हैं अबाउट यूनिफाइड रिस्पॉन्स अगेंस्ट ब्रिटिश।
कि यार ब्रिटिश तो ये कर रहा है, हमारे ऊपर पाबंदियां लगा रहा है, हम किस तरीके से इसको सही करें, तो असेंबली ये बनाते हैं अपनी। उसके बाद फिर मिलिट्री गैदरिंग्स करते हैं कि देखो हमें लड़ना तो है, तो अब हमें मिलिट्री चाहिए होगी। सही हो गया। अच्छा, 1775 में एक जगह है इनके पास लेक्सिंगटन, वहां पे कुछ प्रोटेस्ट चल रहा होता है। उधर ब्रिटेन आर्मी भी होती है, यहाँ से अमेरिकन जो रेवोल्यूशनरी होते हैं वो भी मौजूद होते हैं, और आपस में कुछ रिफ्ट के बाद फायर हो जाता है। दैट फायर जो कि किसी इंसिडेंट पे चला, वो शुरुआत हो जाती है किसकी? जंग। 1775 फौरन से सेकंड कॉन्टिनेंटल कांग्रेस करवाई जाती है। फिर उसके अंदर फैसला किया जा रहा है कि जी अब हमने अपने आप को इंडिपेंडेंट जो है वो डिक्लेयर करना है, और जंग का बाकायदा आगाज हो जाता है लेक्सिंगटन से। सही। सिलसिला चला और ब्रिटेन ये जंग हार जाता है। आप मुझे सवाल करें सर कैसे हार गया, ब्रिटेन तो पावर है, अमेरिकन के पास तो कुछ भी नहीं है। बताओ, क्या ये सवाल आ रहे हैं जहन में कि अमेरिकन जीत कैसे सकते हैं? जल्दी से मुझे बताओ, ये सवाल है। एमन, नूरुल, अभी तक कोई सवाल आपके जहन में है? मेरी आवाज आ रही है आप लोगों को? ये कोई क्वेश्चन नहीं है, सिंपल कहानी चल रही है अभी। देखो, ये इस तरीके से जीतते हैं कि दुश्मन का दुश्मन दोस्त होता है। सही है। जब किसी के ऊपर बुरा वक्त आता है ना, तो अब जब ब्रिटेन जंग करता है तो यहां से सपोर्ट को पहुंच जाता है इनका पुराना एनिमी, वो है फ्रांस। जो ये वाली जो है ना पूरी लाइफ 1600 से लेके इवन आज तक सब कुछ बदले पे चल रहा है। फ्रांस जी, क्योंकि आर्मी भी थी सबका, फ्रांस सपोर्ट करता है अमेरिकन को। ठीक हो गया। स्पेन भी आ जाता है, क्योंकि इन्होंने लेना होता है ब्रिटेन से बदला, तो ये सारे मिल जाते हैं, ब्लैक पीपल मिल जाते हैं, ये सारे मिलके अमेरिकन को सपोर्ट करते हैं। और अमेरिकन के पास अगर मैं कहूं कि वेपनरी नहीं है, ब्रिटिश जैसी नेवी नहीं है, बट इनके पास सेंस ऑफ यूनिटी और नेशनलिज्म इस टाइम तक आ चुका है। मतलब ये वो है कि मर जाएंगे लेकिन अब अपना मुल्क नहीं देंगे, अपनी जगह नहीं देंगे। दैट्स हाउ फ्रांस सपोर्ट करता है ब्रिटेन को, सॉरी कॉलोनीज को करता है, स्पेन सपोर्ट कर देता है कॉलोनीज को, और इस तरह से सबने मिल मिला के ब्रिटेन को वहां से मार भगाया। और 4 जुलाई 1776 को कॉलोनीज अपने आप को इंडिपेंडेंट डिक्लेयर कर देती हैं। अच्छा बेटा, फिर मैंने यहाँ पे एक चीज लिख दी, ट्रीटी ऑफ पेरिस। ईमान और नूरुल मुझे बताइएगा, ये टर्म पहले आ चुकी है ट्रीटी ऑफ पेरिस की? जल्दी से बताइएगा। ट्रीटी ऑफ पेरिस की टर्म तुम पहले सुन चुके हो? कहां पे ईमान आप यस कह रही, कहां सुनी आपने टर्म? 1763, वेरी गुड। इसका मतलब आपको लेक्चर समझ में आ रहा है। देखो बेटा, 1763 में भी ट्रीटी ऑफ पेरिस हुई थी, लेकिन वो कब हुई थी? जब 7 इयर्स वॉर खत्म होती है। राइट, उसका नाम था ट्रीटी ऑफ पेरिस। 20 साल में क्या होता है कि अब ब्रिटिश और अमेरिकन आपस में लड़ जाते हैं और फिर ये इंडिपेंडेंस डिक्लेयर करते हैं, और इसका नाम भी होता है ट्रीटी ऑफ पेरिस। पेपर में सवाल ऐसे नहीं आएगा, पेपर में सवाल ट्रीटी ऑफ पेरिस के हिसाब से आएगा। ठीक है, आपको समझ में आ गया इंडिपेंडेंस कैसे मिला, इनलाइटमेंट एरा क्या था, और सब कुछ। यहां तक आपको बात आ गई समझ में? आखिरी मिनट है मेरे पास। अब मैं क्या करता हूं, नेक्स्ट क्लास हम कनेक्ट कर रहे हैं। ईमान आप ले सकते हो अभी क्लास?
मुझे बता दो, क्योंकि 1 बजने वाला ऑलमोस्ट। मुझे पास्ट पेपर करवाने हैं यार, मैं आपको पास्ट पेपर दिखाऊंगा अभी और सॉल्व कराऊंगा, या फिर हम इसको नेक्स्ट किसी क्लास में कर लें। जल्दी से बता दो मुझे लिख के बता दो कि हम इसको नेक्स्ट क्लास में कर लें या अभी हम कंटिन्यू कर लें। नेक्स्ट क्लास, ऑलराइट, डन है। हमने अमेरिकन रेवोल्यूशन आज बेटा कंप्लीट कर लिया है, और बाकी जो चीजें इंशाल्लाह फिर मैं ग्रुप के अंदर आपको बताता हूँ करेंगे क्या आगे। सही है, ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज।